7 है आईपीसी का। जस्ट अ मिनट। अडल्ट्री, तो इसका मतलब ये होता है, सपोज करो एक मैरिड हस्बैंड वाइफ है, उस हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी और वुमेन से जो मैरिड है किसी और से, ठीक है। मतलब एक हस्बैंड का सेक्सुअल इंटरकोर्स दूसरे की वाइफ से, ये होता है अडल्ट्री। और उसमें क्या होता है कि बहुत इलॉजिकल सेंस है, जिसकी वाइफ होगी, मतलब जिसके साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसका हस्बैंड उस पर केस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका वो हस्बैंड है वो वाइफ नहीं उस पर केस कर सकती है। बता रही हूँ, हाँ वही बता रही हूँ। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसने ये भी मैरिड है, ठीक है, ये भी मैरिड है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैरिड हो, वरना वो रेप में आ जाएगा। अब इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया इसके साथ, तो ये वाइफ है, ठीक है, किसी और की। तो जो इसका हस्बैंड होगा, समझ लो डी है, ठीक, ये इसके ऊपर केस कर सकता है ए के ऊपर। ए की जो बीवी है, समझ लो सी, इसकी वाइफ हो गई, ये हो गया हस्बैंड, ये नहीं कर। अब समझ आया, ठीक है। तो तुम लोग को इस सेक्शन में क्या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? तो एक कहीं ना कहीं लूप होल इस सेक्शन का, ठीक है। और तुम ये भी देखो, एक तो ये है कि एक वाइफ नहीं कर सकती, दूसरे का हस्बैंड कर सकता है, एक लूप होल ये हो गया। दूसरा लूप होल ये हो गया, देखो कोई भी इंसान हो, अगर आप उसे जेल भिजवा दोगे अपने हस्बैंड को, कौन फिर क्या गारंटी कि वो इम्प्रिजनमेंट सज़ा काटने के बाद वो सुधर जाएगा, या तब फिर वो आपके साथ अच्छे से रहेगा। और तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस को हटा दिया है, इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। केस का नाम बता रही हूँ, रुको। हाँ क्वेश्चन नहीं आया था, याद है मुझे भी क्या क्वेश्चन था, लेकिन अडल्ट्री टर्म आया था तो मैं सोचा बता दूँ। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये कहा था कि ये अडल्ट्री जो है ये एक ऑफेंस नहीं है, कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स, उनके पास राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं अडल्ट्री के ग्राउंड पे। तो ये जो है अडल्ट्री एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। क्या हुआ? नहीं केस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको डाइवोर्स लेना, डाइवोर्स ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हस्बैंड इज़ नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ, हस्बैंड जो मास्टर नहीं है वाइफ का। तो उसमें होया है नहीं कि वाइफ अगर किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करी तो हस्बैंड केस कर रहा है, तो इसलिए बोला था कोर्ट ने। कौन सा? देखती हूँ अभी मैं, क्लास के बाद मॉक पेपर देना, ठीक है। ऑफिस ऑफ पूरा क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ ये टर्म नहीं होगा। मुझे लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन क्या ये। हाँ क्योंकि उसमें ये है, कई चीज़ों में दे रखा है कि जो है
जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो कोई और प्रोफेसर ऑफ ऑफिस प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं करेगा अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इस क्लास के बाद मैं देखती हूँ, ठीक है, कराती हूँ जितना हो पाएगा। हाँ बताया था ये तो टॉट में। कॉन्ट्रैक्ट पे आया जाए। डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12। इसमें है कि व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें ये बताया गया है कि साउंड माइंड क्या है, ठीक है। ये यही कहते हैं कि जब एक इंसान सोचने समझने की क्षमता है उसके अंदर, जब वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए, जजमेंट निकालने के लिए कि हाँ मेरा इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो वो कर सकता है। फॉर सपोज कोई इंसान पेशेंट है, जैसे आजकल डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और डिप्रेशन कई लेवल का होता है। ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करना बिल्कुल समझ लो बंद कर देता है। तो जब वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, जब उसकी मेंटल सही नहीं है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। टाइम पीरियड जब उसका दिमाग बिल्कुल सही वो ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड के बारे में बात करी गई। तो लिखना है तो लिख लो, बट अभी सेक्शन याद मत करना क्लैट के लिए। मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता हो कि साउंड माइंड इंसान कर सकता है या नहीं, या कब कर सकता है ये चीज़। फिर सेक्शन 13 है कंसेंट। तो मैंने एक इसकी मैक्सिम लिखवाई थी, कंसेंसस एड इडम। कंसेंट जैसे ये है कंसेंसस एड इडम, तो इसका मतलब होता है अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब कंसेंट होना चाहिए सेम चीज़ पे, दोनों कंडीशंस पे दोनों पार्टीज का। Agree upon same thing in the same sense. या एक और वर्ड यूज होता है कई बार एमसीक्यू में, मीटिंग ऑफ माइंड्स। हम्म तो मैं बता रही हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम्म इसका मतलब यही है कि कंसेंट होना चाहिए। बिना कंसेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना, और कंसेंट अगर फ्रॉडेंटली लिया गया तो फिर वो अवॉइडेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का फ्री कंसेंट। बता रही हूँ। बता रही
coercion, undue influence, बता रही हूँ सारे टर्म्स डिफाइन कर रही हूँ अभी, फ्रॉड, misrepresentation, undue influence, 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 इतना लिख लो फिर ऊपर लिखती हूँ, coercion, coercion, कहाँ पे, ये ऊपर लिख रही हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा है ना, इतना लिख लिया ना, इरेज कर रही हूँ, misrepresentation, and last one is mistake. हो गया, नींद आ रही है, टाइम से रात में सोया करो ना, ताकि नींद ना आए, फ्रेश फील करो, दिन में सोना छोड़ो, अगर सोते हो तो रात में थोड़ा 2-3 घंटे पहले फ़ोन अलग रख दो, जल्दी लेटो। कोर्जन का मतलब होता है, देखो पहले हमने समझा कि कंसेंट क्या होता है, अब फ्री कंसेंट वो होता है जिसमें ये सारी चीज़ें ना आए, अगर इस चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, तो कंसेंट फ्री, अदरवाइज फ्री। कोर्जन का मतलब होता है कि सामने वाला आपको धमकी दे रहा है, या तो वो एक्ट करने के लिए जो ऑफेंस है आईपीसी में, या वो एक्ट कमिट कर रहा है या धमकी दे रहा है वो वाले एक्ट करने के लिए, तो उन्हें वो कोर्जन होता है। जैसे कोई भी आपसे बोले कि ये अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, या कुछ भी इस तरह से किसी को धमका के, कमिटिंग और threatening to commit any act forbidden by IPC. हाँ, ये कोर्जन का बता रही हूँ, कोर्जन का क्या मतलब होता है। जो कि अब बीएनएस हो गया, न्याय संहिता। कोर्जन का ही अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईपीसी की बात करी गई है, ठीक है, यानी बीएनएस की, और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, उसमें बताया गया है कि जहाँ पे ये चीज़ जो धमकी दे रहा है इंसान या कमिट करने के लिए वो एक्ट या ऑफेंस या कमिट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आईपीसी वहाँ पे एप्लीकेबल हो, अप्लाई होती हो, आईपीसी अप्लाई होती हो या ना होती हो, वो इस कैटेगरी में आएगा ही आएगा, ठीक है।
और फिर बाद में एक केस लॉ में ये कहा गया कि सुसाइड करने की धमकी देना भी कोर्जन होता है। थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, amounts to coercion. कोई भी एक्ट जो ऑफेंस है, जो पनिशेबल है आईपीसी में, वो एक्ट वो कमिट कर रहा है सामने वाला इंसान या आपको धमकी दे रहा है वो एक्ट करने के लिए। हो गया? फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है दो पार्टीज में से एक डोमिनेंट पोजीशन पे हो, एक ऐसी पोजीशन में हो कि वीकर पार्टी को डोमिनेट कर सकती हो। जैसे मास्टर और सर्वेंट हो, तो किसके पास ज़्यादा पावर है? मास्टर के पास। अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बहुत लॉजिकली समझने वाली चीज़ है कि हाँ मास्टर के पास ज़्यादा पावर है। तो उस रिलेशन की वजह से सर्वेंट कम दाम पे बेचता है अगर उससे अफेक्ट होते के, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी फ्री कैपेसिटी में दे रहा है, और वैसे भी मैंने बताया कंसिडरेशन एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है, बस लीगल होना चाहिए, उसकी वो इमेजिनरी ना हो, उसकी लॉ में पोजीशन होनी, वैल्यू होनी चाहिए। सामने इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है कि एक पार्टी जो होती है वो सामने वाले का फ़ायदा उठाती है। और उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है उस इंसान के ऊपर होता है जो डोमिनेंट पोजीशन पे होता है कि हाँ आपने अपने डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाया है। लिखूं क्या? इसके कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक? तो A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a, तो A ने जो है अपने बेटे B को जब वो छोटा था, माइनर था, उसे पैसे दिए। जब वो बड़ा हुआ तो उससे अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस में ज़्यादा अमाउंट का बॉन्ड साइन करवा लिया। तो ये एक्सरसाइज किया है। दूसरा एग्जाम्पल है a man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his mental attendants to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services B employs and तो A जो है एक बीमार इंसान है, उसकी एज भी ज़्यादा हो गई है, और B जो है मेडिकल B उस पर अंडर इन्फ्लुएंस है, उसके बीमार होने का, उसकी एज का फ़ायदा उठाता है, उससे अनरीजनेबल अमाउंट सर्विसेज के लिए, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब एक और एग्जांपल है, ए ने अप्लाई किया एक बैंकर को लोन लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो है काफ़ी मार्केट इश्यूज चल रहे थे, तो बैंकर ने मना कर दिया लोन देने से कि लोन हम नहीं दे सकते, दे पाएंगे इस टाइम पे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट होता है ना जब लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो ए ने लोन को एक्सेप्ट कर लिया उन टर्म्स पे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, इसमें अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। ठीक,
उसमें यही है कि एक पार्टी जो होती है डोमिनेंट पोजीशन पे होती है, सामने जो वीक पार्टी है उसे डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के ऊपर होगा, किसके ऊपर? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मास्टर का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो भी पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे होगी। फिर फ्रॉड, तो फ्रॉड का मतलब है कि किसी फैक्ट का सजेशन देना जो कि सही ना हो, ट्रुथ ना हो, या कोई फैक्ट जानते हुए उसे छुपाना, या कोई प्रॉमिस करना बिना उसे परफॉर्म करने के इंटेंशन से, या कोई और एक्ट करना जो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाए, या कोई भी लॉ। चलो मैं लिखवा देती हूँ। Suggestion of a fact which is not true, by one having knowledge or belief of the fact, मतलब आपको पता है नॉलेज उस फैक्ट की, या फिर फैक्ट के बारे में पता है तब भी आप छुपा रहे हैं। लिख लिया? लिखा? लिख लो फिर बताना। थर्ड है a promise without any intention of performing। नहीं, फ्रॉड, a promise without any intention of performing it। ये तो नहीं पता रहा होगा ना? आप बस प्रॉमिस कर रहे हैं, आपका इंटेंशन नहीं उस प्रॉमिस को पूरा करने का, तो वो भी फ्रॉड है। मतलब कोई भी जो फ्रॉड की कैटेगरी में आए।
declares to be fraudulent. क्या हुआ? न्यूज़ देखी, शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। मैंने बताया था ना, रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ के लोग। क्योंकि जो है ये रिजर्वेशन देना चाह रही थी, जो 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ था, तो इन्होंने रिजर्वेशन दिया था कि, लेकिन उस रिजर्वेशन में क्या था कि पूरा बेनिफिट उन्हें हो रहा था जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब उस टाइम पे जो वॉर में जिन लोगों ने लड़ा था, उनके बच्चों और रिलेटिव्स को फ़ायदा हो रहा था। तो इसीलिए वहाँ की जनता गुस्सा आ गई, प्रोटेस्ट करने लगी, और प्रोटेस्ट फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया, रिज़ाइन कर दिया और देश छोड़ दिया। अभी न्यूज़ वही तो चल रही, पूरा पीएम आवास में पूरा तोड़ फोड़ कर रखी। नहीं, हाँ, राष्ट्रपति भवन बैठे हैं, पीएम हाउस में बैठे हैं। हाँ, आर्मी ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है, बहुत बुरी सिचुएशन इस टाइम वहाँ पे। हम्म, क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो टाइम लग जाएगा वहाँ सिचुएशन नॉर्मल होने में। एक मैक्सिम लिखो, इसी में लिख लेना, इग्नोरेंशिया कैसे पता ये लिखवाने जा रही हूँ? ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, नहीं नहीं, इसी में कॉन्ट्रैक्ट में। बता तो चुकी हूँ उस दिन क्लास में। अच्छा, ignorance of law is not an excuse. रेस करो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, दो चीज़ें आती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं नहीं, दूसरा है। नहीं नहीं, ये मिस्टेक भी है ना उसमें, मैंने बताया ना एक पॉइंट मिस्टेक है, तो मिस्टेक बता रही हूँ। हाँ, 12 o'clock पे क्लास ओवर करेंगे हम लोग, 12:30 तक ब्रेक है, फिर 12:30 से 2:30 नेक्स्ट क्लास है। अब ब्रेक में तुम लोग भाग नहीं जाना, ठीक है? क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है? हम्म,
हाँ अगर कोई इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट ले रहा है बिना इंडियन लॉ के प्रोविजंस को जाने हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। मैंने बताया जैसे लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, हाँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है एक्सक्यूज़ है। लेकिन आप किसी और की कंट्री का लॉ नहीं जानते हैं तो एक एक्सक्यूज़ है, उसकी वैलिडिटी, आप किसी और की कंट्री का लॉ नहीं जानते हैं, उसकी वैलिडिटी, उसकी वैल्यू जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बराबर है। अगर बोथ द पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक, दोनों पार्टीज जो है अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही हैं तो वॉइड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, ठीक। अब है कि वॉइडेबिलिटी उन अग्रीमेंट्स की जो बिना फ्री कंसेंट के हो रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज। तो अगर कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, देखो लिखवा दूंगी, अभी लिखवा रही, रुको। कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वॉइडेबल होगा, ये याद रखना। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है? दोनों पार्टीज कर सकती हैं क्या उसे डिक्लेयर वॉइडेबल? तो ना वॉइड, ना वैलिड है ना वॉइड है। वॉइडेबल कौन होता है कि किसी भी टाइम इसे वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है, वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पे वॉइड या वैलिड कौन डिक्लेयर कर सकता है, किसके पास ये ऑप्शन होता है? बता रही हूँ, जिसका कंसेंट ऐसे कॉज करा गया हो। जैसे आपने सामने वाले का कंसेंट लिया है कोर्जन या मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड एक्सरसाइज करके, तो इंसान के पास ऑप्शन है कि वो या तो इसे वैलिड डिक्लेयर कर दे या तो वॉइड कर दे। तब तक चीज़ें एक्सरसाइज हो रही तो वॉइडेबल ही रहेगा। अब समझ आया? जैसे मैंने एक दिन प्री मैरिज प्रेगनेंसी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो दो लोग हैं, उनकी शादी हो रही है एंड द फीमेल इज प्रेग्नेंट बाय समवन अदर, ठीक है। और उसे, जिससे शादी हो रही है, उसे नहीं पता है ट्रुथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रॉड, एक्टिव फ्रॉड में हमने वाला एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आप कोई फैक्ट जानते हैं तभी आप छुपा रहे हैं, तो फ्रॉड कर हो रहा है। तो यानी वो क्या हुआ? वॉइडेबल हुआ। अब वो उस लड़की जिससे शादी हो रही है, लड़के को जब पता चला तो उसकी मर्जी, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो डिवोर्स भी दे सकता है या उस शादी को कंटिन्यू भी कर सकता है। हाँ, वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, बीच में है ये। और जिस इंसान के ऊपर एक्सरसाइज करा जा रही हैं ये चीज़ें, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसे वैलिड डिक्लेयर करे या वॉइड। एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है, दोनों पार्टीज नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा ही है। हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ उसके। तो ए ने क्या किया, बी को इंटेंशनली डिसीव किया, यानी फ्रॉड किया उसके साथ। उससे बताया कि जो है मेरी जो फैक्ट्री है उसमें 100 अमाउंट्स ऑफ इंडिगो बनाए जाते हैं हर साल, ताकि बी उससे ख़रीद ले। ए है ये बी है, ए की फैक्ट्री।
ए ने बी को बोला कि हम हर साल 100 अमाउंट्स ऑफ इंडिगो बनाते हैं, ताकि ये खरीद ले। इसने खरीद लिया और ऐसा होता नहीं था, इसने झूठ बोला, फ्रॉड किया। अब एक और पॉइंट है, नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसमें ये कह रहा है, वो लिखो मत हेडलाइन, ठीक है, कि जब कंसेंट एक अग्रीमेंट में दिया जा रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा के अंडर, तो फिर अग्रीमेंट वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। क्या वो बोलो? नहीं, ममता बनर्जी कैसे बन जाएगी? नहीं, कुछ मीम वगैरह होगा या फेक होगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर एक्सरसाइज हो रहा है तो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल होगा। हाँ, जो दूसरी पार्टी जिसके जो इसके अगेंस्ट यूज करा जा रहा है इंडियन इन्फ्लुएंस, वो डिसाइड करेगी कि वैलिड है या वॉइड है। सेक्शन 20 मैंने जो बताया कि अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, लिख रही हूँ। अग्रीमेंट जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होंगी, तो where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। अग्रीमेंट के जो essentials हैं उसमें अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही हैं, दोनों को ही फैक्ट्स नहीं पता दोनों पार्टीज को, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब इसके इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल बताती हूँ। ए अग्रीज टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। ए ने जो है बी को अग्री किया कुछ कार्गो, एक स्पेसिफिक टाइप के कार्गो शिप करने के लिए, बेचने के लिए इंग्लैंड से बॉम्बे। इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन द शिप कन्वेनिंग द कार्गो हैड बीन लॉस्ट अवे एंड द गुड्स लॉस्ट। और जस्ट टाइम ये लोग अग्रीमेंट कर रहे थे ए और बी, इन्हें पता नहीं था कि एक दिन पहले ही इनके अग्रीमेंट करने से वो शिप लॉस्ट हो गया है, तो फिर ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने अग्रीमेंट किया, ठीक है। इन्होंने अग्रीमेंट किया इनसे कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स इन्हें डिलीवर करेंगे
इंग्लैंड टू बॉम्बे। और जब ये लोग अग्रीमेंट कर रहे थे उससे एक दिन पहले ही इनका जो शिप था और जो शिप पे सामान था वो खो चुका था और इन्हें पता नहीं थी, इन दोनों को ये चीज़ नहीं पता थी, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। दोनों को ही फैक्ट्स नहीं पता थे कि वो तो शिप है ही नहीं ना, गुड्स हैं। नहीं नहीं, ये दोनों अलग हैं। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे लॉ का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, ए और बी ने अग्रीमेंट किया एक हॉर्स बेचने के लिए। बाद में पता चला कि हॉर्स तो अग्रीमेंट से पहले ही मर चुका था, तो ये वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उसके लिए आप कैसे अग्रीमेंट करोगे? जिस चीज़ पे आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने बताया तो कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है तो हाँ, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। प्लस जो है अगर मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ का हो रहा है तो वॉइडेबल नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन जो है अगर किसी और फॉरेन कंट्री का हो रहा है तो जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कि वॉइड हो जा रहा है वही वहाँ का भी होगा। अच्छा, अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी तो इसमें ये बोल रहा है तो फिर वॉइडेबल नहीं होगा, बस इतनी लाइन लिख दी है, नॉट वॉइडेबल। एक मिनट रुको। क्या हो, बोलो। अभी नहीं आएगा, एक दो दिन लगेंगे ना आने में। अटेम्प्ट कितने किए थे तुमने? दिया था मॉक? नहीं, नहीं दिया था। आज मुझे एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देना अमेंडमेंट सेंड करने के लिए। उस दिन तुमने बोला था ना। क्या क्या भेजा है? अच्छा, वो राइट टू बी फॉरगेटन भेजा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे, राइट टू बी फॉरगेटन यही है कि एक इंसान जब उस पर केस चल रहा है, ठीक है, जब वो रिलीज़ हो गया, जब जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कई सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है, मनुपात्रा हो गया, इंडियन कानून, तो जब उसकी ज़रूरत नहीं है और वो उस डेटा से उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है तो कुछ स्पेशल केसेस में वो डेटा रिलीज़ कर दिया जाता है। इसे ही बोलते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। इरेज कर दिया जाता है, वो डेटा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो अब फिर बात करते हैं कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं, कौन से नहीं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस। तो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट एक अग्रीमेंट का लॉफुल है जब तक, अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो,
या इस नेचर का नहीं कि अगर इसे परमिट किया जाए तो ये किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेगा, या फ्रॉडुलेंट है, या कौन से एग्रीमेंट, कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं, मैं ये बता रही हूँ। तो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, फ्रॉडुलेंट। क्या बोल रहे हो? हम्म? यही तो होता है लॉ में, पढ़ने में तो फिर भी इजी लगता है। लॉ की बेरैक भी टफ लगती है, क्योंकि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसे बहुत टिपिकल इसमें लिखा रहता है। बेर एक्ट में जो पूरे लॉ हम लोग के बने हैं ना, पार्लियामेंट जो पास करती है वो इसी में है। इन्हें ही बेर एक्ट बोलते हैं। और जैसे मतलब पास होता है, जैसे लिखा होता है वो एज इट इज ही लिखा रहता है। पहला है फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरा है फ्रॉडुलेंट हो, या फिर जो है और इस तरह इस नेचर का है कि अगर परमिट कर दिया जाए उसे तो किसी भी लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट करेगा जो इंडिया में एप्लीकेबल हो। हम्म, हम्म, काफ़ी भी नहीं है। इन नहीं, नॉन कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल, ये सब सीआरपीसी में आ जाता है। कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, अनलॉफुल असेंबली। लिख लेना तो बताना। 1960, आईपीसी 1860, 1860। 73। हाँ, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साथ में ही आया था। 24 उस पर होगा। जब फोर्स में आया तब वाला ईयर लिखा जाता है। हम्म, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ, फोर्स में आया है। लिख लिया? क्या बोल रहा हूँ? बारिश में भीग गई थी। इसी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है। कितने पॉइंट अभी लिखे थे? 2।
इंजरी टू पर्सन और क्या बोल रहे हो? सर को बोलो। नहीं तो जो यहाँ पे सर है उन्हें बोलो। अच्छा, मैं टॉर्ट समझ लो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक क्लास और लूँगी। कॉन्ट्रैक्ट करा रही हूँ आईपीसी, मेरे तो यही सब्जेक्ट है और न्यूज़पेपर है। पता ही नहीं, जब सिलेबस हो जाए, मुझे खुद नहीं। अगर तुम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्लास लेनी तो सर को बोलो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई अग्रीमेंट ऐसा ना हो जिससे किसी इंसान को या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचे, कोई नुकसान होने, या जो है इमोरल ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, जो मॉरलिटी होता है, मॉरलिटी और लीगल दोनों सेम होता है, अलग अलग होता है? लॉ। हाँ, जैसे सपोज करो कोई इंसान डूब रहा है, आपको तैरना आता है, तभी आप उसे नहीं बचा रहे हो, वो वहाँ पे मॉरलिटी हो रही है, वो मॉरलिटी नहीं कर रहा है, ठीक है, मॉरल्स नहीं हो। लेकिन जो लॉ ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा कि आप उसे बचाओ, तो इसलिए वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं तो वो अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, अनलॉफुल होगा, अदर ये चीज़ें नहीं तो वैलिड वैलिड रहेगा, ठीक है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, लॉफुल नहीं होगा। फॉरबिडन बाय लॉ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो वो लॉफुल कैसे होगा? अगर ये पॉइंट है तो वो लॉफुल नहीं होगा, अगर ये पॉइंट नहीं है तो वो लॉफुल है। अब जो है आप इनसे अग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम जाके उससे उसका मर्डर कर दो, मैं तुम्हें अपनी ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं है, तो लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, अग्रीमेंट करना किसी इंसान की शादी रोकने के लिए, क्या ये वैलिड है, वॉइड है, क्या है? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, अगर कर रहे हैं दो लोग, सपोज करो। समझ नहीं आया? ठीक है। जैसे
जैसे दो लोग हैं सपोज करो, ठीक है, वो अग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं एक शादी नहीं करूँगा, या एक लड़की जो है एक लड़के से वादा करा रही है कि मेरी शादी अगर कहीं और होती है तुम शादी नहीं करोगे, ठीक है, या हम लोग की शादी नहीं हो पा रही है सपोज करो, तो तुम मुझसे नहीं हो रही तो किसी और से भी मत करो, तो ये वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट जब तक शादी की बात माइनर की ना हो। एक्सेप्शन इसका माइनर, माइनर्स मैरिज। आप किसी भी इंसान के पास राइट है कि वो कहीं माइनर की शादी हो रही तो जाके रुकवा सकता है। हाँ बेटा। हाँ बता रही हूँ ना, कोई लोग जो है रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं शादी का, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉमिस भी होता है और प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है, तो यहाँ पे रेप भी आ जाएगा, फ्रॉड भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना, फ्रॉड के एग्जांपल दिया, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं बिना उसे परफॉर्म करने के इंटेंशन से, तो फ्रॉड है। तो कई बार कोर्ट जो है सज़ा सुनाती है उसे, लड़के को, कई बार जो है रिलीज़ भी करती है कि उस टाइम पे लड़की का कंसेंट था, तो अलग अलग फैक्ट्स के बेसिस पे जजमेंट देती है। लिख लिया? अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, बताना कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, या अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, क्या है, कैसे? नहीं, एक्सेप्टेंस हो रहा है, समझ लो। एग्जैक्टली, कंसिड्रेशन बस एक तरफ से, वही बोला कि 1,000 रुपये दूंगा, दूंगा किस लिए, उसी तरफ से भी तो कुछ कंसिड्रेशन होना चाहिए। ए ने बी का पर्स ढूंढा, ठीक है, और उसे प्रॉमिस किया कि 50 रुपये देगा, तो बता रही हूँ, इन्होंने इनका पर्स पर्स ढूंढा, पर्स खो गया था, इन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस भी है समझ लो, एक्सेप्टेंस भी हो, ठीक है, कि हम आपको 50 रुपये देंगे। अग्रीमेंट वॉइड है, वैलिड है, क्या है, क्यों है वैलिड? है ना, इसमें देखो पास्ट कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है, पास्ट कंसिडरेशन एक वर्ड आता है, तो अगर पास्ट में किया गया है कुछ कंसिडरेशन तो भी वैलिड है। जैसे इसने पर्स पहले ढूंढ दिया, ठीक, फिर इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको 50 रुपये देंगे, वैलिड वॉइड। एक कॉमर्शियल वाला बताऊंगी बाद में। एक कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती एजेंसी में, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड होता है, ठीक है। एक्सेप्शन बताया कि माइनर की मैरिज, माइनर की मैरिज आप रोक सकते हो, बाकी किसी की नहीं। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड,
हाँ, टॉपिक क्या बता रही हूँ कि एग्रीमेंट कब कब वॉइड होता है। तो अगर अग्रीमेंट किया जा रहा है जिससे कोई किस तरह का रेस्ट्रिक्शन लग रहा है एक इंसान के ऊपर कि वो अपना लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस या ट्रेड नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा है, तो वो वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। इसमें पढ़ाऊंगी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ाऊंगी, हाँ, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट ये सब पढ़ाऊंगी, बेलमेंट और प्लेज एजेंसी थोड़ा थोड़ा ये बताऊंगी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगी, है नहीं फेडरल नहीं, इसमें क्वाजी है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी, बस इतना। करा दूंगी। फिर नेक्स्ट है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। बस शॉर्ट शॉर्ट लिखते रहो, साथ में नया हेड मत डालो। तो आप किसी को कोर्ट जाने से रोक रहे हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं? तो वही चीज़ है, वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। नहीं, सेक्शन में लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि तुम लोग फिर अभी परेशान हो जाओगे। अभी और क्लैट में आते हैं नहीं, जुडिशरी वगैरह में आते हैं, तो जब लॉ करना तब सेक्शन पढ़ना। मैं सीधे हेड्स बता रही हूँ, टॉपिक वही पढ़ा रही हूँ, बस सेक्शन का नाम नहीं बता रही हूँ। सेक्शन 29 है ये। इससे ऊपर था लीगल प्रोसीडिंग्स ना, 28। ट्रेड वाला 27 था। तो इसमें यही है अग्रीमेंट, द मीनिंग इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन और वॉइड। तो वो अग्रीमेंट जो सर्टेन नहीं या सर्टेन बनाया जा सकता है, अनसर्टेन है, वो वॉइड होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ए ने अग्री किया बी को टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल, 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचने के लिए। देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। अब ए ने बी से अग्रीमेंट किया कि हम 100 टन ऑयल आपको देंगे, लेकिन वो जो है जो कारोबार वो करता था बिजनेस, कई सारे ऑयल वो बेचता था, कौन सा ऑयल ये नहीं पता, तो ये अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। क्लियर नहीं है ये एग्रीमेंट।
इसे देखती हूँ, ये लिखवाऊँ क्या या तुम लोग लिखोगे उसमें? लिखवा दूँ? ठीक है। तो A agrees to sell B 100 tons of oil, to sell B 100 tons of oil, 100 tons of oil there is nothing to show what kind of oil was intended. Was intended. Intended. The agreement is void for uncertainty. The agreement is void for uncertainty. अब जो है ए ने बी से कहा, सपोज करो ऐसे आ जाए कि ए है, ने बी से कहा कि मुझे ऑयल चाहिए, और बी सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा, वैलिड क्या होगा? वैलिड होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ का बिजनेस कर रहा है, एक ही ऑयल का, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, ए ने बी से अग्रीमेंट किया कि बेचने के लिए कि मेरे रामनगर वाले गैराज में जितना भी अनाज है वो मैं तुम्हें बेचूंगा, तो ये अग्रीमेंट क्या होगा? समझ लो अग्रीमेंट है, अभी वैलिड है या वॉइड है, बताओ। उसमें बोलो जितना अनाज है सब वैलिड है। बेर एक्ट में अभी मत खरीदो, बट लॉ में सबसे जैसे बोलते हैं ना कि सबकी जैसे रिलीजन की अलग अलग बुक होती है, तो हम जो है लॉ वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसके प्रियम्बल या बेर एक्ट। वही वही चीज़ों को क्या, जैसे बुक है तुम्हारे पास तो पूरा इलस्ट्रेशन देगी, कई सारे जजमेंट उठा के देंगे, उसी को पूरा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। बुक्स तो इतनी मोटी मोटी रहती हैं, चाहे IPC CPC CRPC एविडेंस कोई भी उठा के देखो, बेर एक्ट इतनी होती है, इसमें पूरा लीगल लैंग्वेज रहती है, सेक्शंस दे दिए पूरा, और अमेंडमेंट भी नीचे लिखा रहता है कि कौन सेक्शन कब ऐड हुआ, कौन सा क्लॉज, इसके इलस्ट्रेशंस दे रखे होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछता है जो बेर एक्ट में दे रखे हैं इलस्ट्रेशन उनके बेस पे, तो आंसर वही करना होता है जो दे रखा है बेर एक्ट में। अग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी ना, कौन सा? अच्छा, इंटरनेशनल गुड सिक्योरिटी काउंसिल कब बना था? चेयरपर्सन? नीति आयोग का चेयरपर्सन PM होता है। तो नरेंद्र मोदी लिखा होगा।
चलो वो क्लास के बाद डिस्कस करना, अभी क्लास ओवर हो जाए तब वो मुझे दिखाना क्या क्वेश्चन था, ठीक है। फिर है सेक्शन, तुम लोग बोलो कि सेक्शन लिखवा दो, सेक्शन बता दे रही हूँ। तो ये अभी तो 29 चल रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दे रखा है कि ये ने एग्रीमेंट किया बी से, A agrees to sell to B my white horse for rupees 500 or rupees 1000. There is nothing. अब A ने B से एग्रीमेंट किया कि मेरा हॉर्स तुम बेचने के लिए 500 या 1000 रुपए का ले लो, तो इसमें फिक्स नहीं है प्राइस, तो ये एग्रीमेंट वैलिड, क्लियर हो, मतलब कोई जो है अनसर्टेनिटी ना हो। इन्होंने 500 1000 दो वो बोले, एक अमाउंट नहीं बोला। फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, आगे इरादा है, देखती हूँ क्या होता है। सिलेबस ज़्यादा होता है जुडिशरी का। हाँ तो वाइस चेयरपर्सन आया ना, मैंने चेयरपर्सन बोला था। चेयरपर्सन पीएम होता है, जो भी करंट पीएम होगा वो। नीति आयोग का जो है जैसे प्लानिंग कमीशन जो था 2015, थिंक टैंकर। 2015 में इसने पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसे रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। फर्स्ट से रिसेंट तक जितने हुए वो सारे रहेंगे, लेकिन सब मत पढ़ना, इतने इतने तो मुझे भी नहीं याद है सारे, किसी को नहीं रहते हैं। सिटीजनशिप तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। देखो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे में सिटीजनशिप आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है तो मैं पढ़ा भेज दूँगी, ठीक है, अमेंडमेंट में भेज दूँगी, बाकी सर दूसरे डील कर रहे हैं। वरना बाकी जैसे मैं जुडिशरी के लिए पढ़ रही थी या नेट के लिए, तो सिटीजनशिप वाला पोर्शन छू ही नहीं रहा है। बाकी चीज़ें जैसे ज़्यादातर आता है पार्लियामेंट वगैरह पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें, तो डिपेंड कर हर एग्ज़ाम की अलग डिमांड होती है। एक बार याद दिला देना, ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि हाँ, मुझे खुद आज याद आया कि तुमने उस दिन बोला था अमेंडमेंट के लिए। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे 2 घंटे का टाइम मिला न्यूज़ पेपर सेशन के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, न्यूज़ उठाती हूँ, जैसे नीति आयोग का था, ठीक है, तो मैंने थोड़ा बता दिया। अब 2 घंटे में जितना हो पा रहा उतना कवर अप कर पा रही हूँ। उस दिन जैसे जो अभी लास्ट सेशन लिया न्यूज़पेपर का, उसमें और भी चीज़ें मैं न्यूज़ डील करती, लेकिन बस बजट का हो पाया। तो वही मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है, जो भी चीज़ें हैं उसे लिंक करके पढ़ूँ भी पढ़ाऊँ भी। वैसे ही कोई न्यूज़ है उसे बताऊँ क्या न्यूज़ है, जैसे मैंने रिजर्वेशन का बताया क्या क्रिटिसिज्म है, कर्नाटका रिजर्वेशन का बताया, और लिंक करके कि जैसे नीति आयोग को पता है क्या जो है न्यूज़ है, फिर क्या है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन था, फिर 2015 में रिप्लेस किया, इस तरह से। तो उसमें टाइम ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, देखती हूँ। ठीक है।
और कुछ बोलना है? किस चीज़? नहीं, डेट का कोई वो नहीं है। हाँ, तो मैं वो वीकली कराती हूँ, तो उसी हफ्ते की कराती हूँ। हाँ, तो मैं लिख दूंगी, वही सेम चीज़ें मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दूंगी कि इस डेट से इस डेट तक है। वैसे भी अंडरस्टूडेबल भी नहीं है कि भाई उसी हर वीक एक क्लास हो रही, पूरे वीक की न्यूज़ कवर करनी है। नहीं, कोई बहुत हाईलाइटेड चीज़ हो तो ही बनानी आती है। हाईलाइटेड चीज़ हो बहुत ज़्यादा। जैसे इस तरह से डील करो, जैसे अभी वो देखा न्यूज़ में चला था, क्योंकि 5 अगस्त को ही वो हटा था ना 370 कश्मीर से। ठीक है, तो कोरिलेट करने की कोशिश करो, तो पढ़ो 370 के बारे में, क्यों दिया गया था, क्यों हटा, कब हटा। जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, कोई न्यूज़ है उसे पढ़ो, उसका बैकग्राउंड में जाओ, तुम्हारे से करंट अफेयर्स जीके दोनों कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एक ही रहता है, समझ लो। इस पर मंगाते हो? अच्छा, पापा पूछते हैं दिन की 2 3 न्यूज़, सही है। सारी न्यूज़ नहीं पढ़ो, जैसे यहाँ इतनी डेथ हुई, वो हुआ, तो वो सब तो नहीं पूछेगा। इंटरनेशनल पढ़ लो, जैसे ओलंपिक्स का चल रहा है अभी, तो ये सब पढ़ते रहो। मैथ्स उससे सीख लो, जहाँ प्रॉब्लम। सारा टाइम मैनेजमेंट का तो खेल है। उस दिन हम लोग जब क्वेश्चन कवर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो कहाँ सारे क्वेश्चन हो पाए थे, जबकि सिर्फ लीगल पोर्शन कर रहे थे। बहुत बोलते हो तुम लोग। पूछो। हाँ, टॉर्ट की। अच्छा, यहाँ कोचिंग की मेरे पास बुक है या नहीं? नहीं। लाए हो यही वाली बुक? अभी क्लास के बाद मैं देखती हूँ, बताती हूँ। चलो अभी क्लास का बता दूँगी कैसे पढ़ना है। सेक्शन 25 एक हम लोग का रह गया था, फटाक से पढ़ लो, बहुत बातें कर ली तुम लोगों ने, 20 मिनट बाकी है। सेक्शन 25। क्या चीज़? अच्छा, ये लिखा है रजिस्टर्ड। हम्म। अच्छा, रिटर्न, हाँ। थैंक यू।
इट इज़ इन राइटिंग है ना, सेंटेंस। हाँ सेंटेंस के हिसाब से चलो। बताती हूँ अभी, इसके बाद वही बता देती हूँ, ठीक है। बता रही हूँ। दो हस्बैंड और वाइफ हैं, वो लोग गए फॉरेन घूमने। वहाँ पे उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसे अपनी वाइफ को वहीं पे छोड़ के वापस आना पड़ा ऑफिस के वर्क से, ठीक है। और उससे बोलते कि मैं हर महीने तुम्हें इतने पैसे भेजूंगा। फिर वो नहीं पैसे भेजता है, उसकी वाइफ उस पर केस कर देती है, ठीक है। तो जो उसने बोला था कि मैं तुम्हें हर महीने, अग्रीमेंट जो किया था, जो प्रॉमिस किया था कि हर महीने मंथ तुम्हें मैं इतना अमाउंट भेजूंगा, तो वो वैलिड है अग्रीमेंट या नहीं? हम्म, वो अग्रीमेंट बस नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से हो रहा है, उसमें कंसिडरेशन नहीं है। अगर और प्रॉमिस वो कर रहा है, तो अगर वो रिटर्न और रजिस्टर्ड होता तो वो फिर इन्फोर्सिबल होता। हाँ, ये केस है, केस का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं। नहीं बेटा, लाइबल नहीं होगा कि, लेकिन वही अगर उसने अग्रीमेंट जो है, जो प्रॉमिस कर रहा है, अगर वो रिटर्न होता और रजिस्ट्रेशन उसका कराता, रजिस्टर्ड कराता, तो फिर वो इन्फोर्सिबल होता उसके अगेंस्ट, तो वैलिड होता, वैलिड अग्रीमेंट। और जो इसमें ये वाला जो पॉइंट है, और कंपनसेट फॉर समथिंग डन, मतलब कोई चीज़ हो चुकी है उसके लिए आप कंपनसेट करो। वही मैंने पर्स वाला बताया ना एग्जाम्पल, उसका पर्स को ढूंढ के दिया, पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था कि आप मेरा पर्स ढूंढ दो, या कोई मेरा पर्स जो ढूंढेगा उसे मैं 50 रुपये दूंगा। जब पर्स उसने ढूंढ दिया, तो उसने फिर बोला कि मैं आपको 50 रुपये दूंगा, तो ये भी अग्रीमेंट है, वैलिड है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बिना जो है डिसीव करने के इंटेंशन के, जिससे एडवांटेज हो रही है उस इंसान को। देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, और जो इंसान ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है उसे फ़ायदा हो रहा है उस एक्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मिसरिप्रेजेंटेशन। ट्रेसपास नहीं पड़ा था, बचा है, ट्रेसपास बचा है, न्यूसेंस बचा है। ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, और नेग्लिजेंस थोड़ा डिस्कस किया था, मेडिकल नेग्लिजेंस बचा है अभी उसमें। अच्छा, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता
प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, या फॉरबिडन बाय लॉ। वॉइड का मतलब है कि कोर्ट बस बोलता है कि हम इसे इन्फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। लिख लिया? मेरी एक टीचर थी स्कूल टाइम पे, तो गुस्सा हो जाती थी अगर जमाई लो, बोलती थी पानी पियो पानी पियो, बहुत डांटती थी। हो गया ना? ट्वेंटी फोर है ये, 25 वाला था जो अभी लास्ट में डिस्कस किया है। हाँ, ये बीच के मिस हो गए। अग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन 24 है ये। एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल पार्ट, ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। बता रही हूँ। मान लो एक ही अग्रीमेंट में आप दो अग्रीमेंट कर रहे हो, समझ लो, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ का अग्रीमेंट तुम्हारा कंसिडरेशन सही है, एक का लेकिन गलत है, तो पूरा ही अग्रीमेंट गलत हो जाएगा। एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन फॉर मोर वन और मोर ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट एक सिंगल कंसिडरेशन का एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी, या कई सारे कंसिडरेशन हैं उसमें कोई भी पार्ट अगर अनलॉफुल है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फिर सेक्शन 31 है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग का जो आईसीजे आया था, मैंने पढ़ाया था उस दिन, थोड़ा सा ही बताया था। तो जितने हेड क्वार्टर्स हैं यूएनओ के, यूएन के बारे में, उसके हेड क्वार्टर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा जीके में आ रहा है। एस्कॉस क्या है? देखना पड़ेगा मुझे। इसमें ये सब पढ़ लो, डब्ल्यूटीओ वगैरह, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ
हाँ सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन सब की भी रखो। हम्म, चलो अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है किसी एक्ट के होने या ना होने पे, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी को वो 10,000 रुपये देगा अगर बी का घर जल जाता है, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब किसी एक्ट के होने या ना होने पे ये डिपेंड करता है, बता रही हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी तुमने कहाँ पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट, डज और डज नॉट हैपन। मतलब अग्रीमेंट कर रहे हैं दो लोग कि हम लोग जो है अगर ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, अगर फ्यूचर में कोई चीज़ होती है या नहीं होती। जैसे उसने प्रॉमिस किया ए ने बी से कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम्हारा घर जल जाता है तो ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, कंटिजेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, किसी चीज़ पे डिपेंड है हो रहा है ये एग्रीमेंट उस चीज़ के होने या ना होने पे। हम्म, अब जाई थोड़ी ना जले। आगे इस डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। अब इसमें क्या है कि जैसे एक एग्जांपल है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से बी का हॉर्स खरीदने के लिए। अगर इफ़ ए सर्वाइव सी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक जो है नहीं है इन्फोर्सिबल होगा जब तक सी जो है एक ही लाइफ टाइम में मरता नहीं है। समझ नहीं आया ना, बता रही। जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें ये है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन, इसका इन्फोर्समेंट कैसा होगा जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया बी का हॉर्स खरीदने के लिए। अगर जो है ए सर्वाइव सी, अगर जो है ए जिंदा रहता है सी के बाद, मतलब सी की डेथ हो जाए और जिंदा रहे।
हम्म तो एग्रीमेंट ये हो रहा है, ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है हॉर्स के लिए, हॉर्स खरीदेगा अगर सी की डेथ हो जाए और ए जिंदा रहे, ठीक, ए सर्वाइव थी, इसका मतलब ये कि इसके बाद तक भी ये जिंदा रहे, ये डेथ हो जाए इसकी, इस वाले की, ये अलाइव हो। कॉन्ट्रैक्ट तब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा जब तक सी की डेथ नहीं हो जाती, सी की डेथ होगी तभी फिर वो उससे हॉर्स ले सकता है। चलो ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं, ओके।